हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रामपुर के अभिषेक शर्मा बड़े सुशील और उन्नत विचार के पुरुष थे। चरित्र बड़ा ही धार्मिक और उज्जवल था। उनका मत था कि सत्य, कोमलता और विनम्रता में बहुत बड़ी शक्ति है। इस भौतिकतावादी युग में भी उनकी नजरों में धन दौलत का कोई महत्व न था। कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनकी युवा पत्नी अर्चना अर्थशास्त्र की बड़ी पक्षधर थी, पर धन विद्या में निपुण होने का उन्हें बड़ा अभिमान भी था। सूझबूझ और विवेकशीलता का बड़ा ही अभाव था। वो बहुत जिद्दी भी थी। उचित हो या अनुचित अपने तर्क पर अड़ जाती। पति धर्म का तनिक भी ज्ञान न था। नैतिकता और व्यवहार कला से एकदम अनभिज्ञ। कोई काम सोच समझकर करने का कष्ट कदापि न उठाती। मियां बीबी में मामूली सी बात पर भी खटपट हो जाती। अभिषेक के विपरीत अर्चना धन दौलत को अधिक महत्व देती। वो कहती कि धन के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। रुपए पैसे के अभाव में जीवन नरक बन जाता है। निर्धन बेचारे को कोई पूछता भी नहीं। विचार अलग अलग होने से उनमें प्रायः मनमुटाव हो जाता। उनकी तकरार कभी कभी विवाद में बदल जाती। अर्चना बड़ी कमसीन और सुंदर थी। हिरनी जैसी बड़ी बड़ी नशीली आंखें बड़ा गजब ढाती। आधुनिकता के रंग में डूबी हुई अर्चना रूप की रानी थी। उनका विवाह बड़ी धूमधाम से 1 साल पहले रामपुर में हुआ था। अनमेल विचारों के चलते शादी के बाद पति पत्नी में नोकझोंक और तनातनी होने पर भी गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर ही थी। अभिषेक एक कुशल अध्यापक थे। वो सोचते कि नई नई बीवी है, समझाने बुझाने पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आखिर किताबी बातों के अलावा अभी उसने देखा ही क्या है। यह सोचकर वो अपनी शादी की वर्षगांठ को यादगार बनाने का विचार करने लगे। इस काम के लिए मौसम के लिहाज से वह मुंबई को बहुत पसंद करते थे। उनकी दृष्टि में इससे अच्छा दूसरा कोई शहर ही न था। एक जैसा सदाबहार मौसम। वर्षगांठ निकट आने पर अभिषेक एक दिन अर्चना से बोले, मेम साहब, शादी की यह पहली सालगिरह है। हम इसे क्यों ना कहीं बाहर जाकर मनाएं? इस बहाने घूमना फिरना भी हो जाएगा और तुम मुंबई भी देख लोगी। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं कल कालका मेल का रिजर्वेशन करा दूं। तब कुछ झिझक कर अर्चना बोली, ठीक है, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। आप वहां मन मर्जी कोई फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। कम से कम पैसों में काम चलाएंगे। अर्चना की रजामंदी मिलते ही अभिषेक बोले, देवी, इसकी चिंता ना करो, बिल्कुल बेफिक्र रहो। तुम्हें शिकायत का कोई भी अवसर ना दूंगा। इसके बाद अभिषेक अगले दिन स्टेशन जाकर नई दिल्ली से सीएसटी तक जाने का सहर्ष 2 टिकट बुक करा दिए। तय तारीख पर पति पत्नी तैयार होकर हंसी खुशी घर से रेल सफर पर निकले। रास्ते में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़ा और दूसरे दिन भोर में ही मुंबई पहुंच गए। गाड़ी से उतरकर अर्चना के साथ बचपन के मित्र मनोज कुमार के यहाँ कल्याण में ठहरे। मनोज बाबू के बीवी बच्चे ना थे। वो शादीशुदा ना थे, अभी कुंवारे ही थे। अभिषेक और अर्चना की बड़ी कद्र करते। अभिषेक को सगा भाई मानते। उन्हें देखकर मनोज बड़े प्रसन्न हुए। रोम रोम हर्षित हो उठा। उनकी खूब आवभगत किए। बातचीत करते करते शाम हो गई। रात में भी खूब खातिरदारी हुई। पति पत्नी जी भर दावत का जायका लिए। क्या स्वादिष्ट भोजन था। वे खा पीकर मीठी मीठी नींद में सो गए। रोज सुबह होते ही अभिषेक और अर्चना घूमने टहलने चले जाते। कभी कहीं जाते तो कभी कहीं। सैर सपाटे की मस्ती से उनका मन खिले हुए फूल की भांति हल्का हो गया। पिकनिक मनाने में ऐसे खोए कि वापसी रेल आरक्षण कराने का ध्यान ही न रहा। कम दूरी का छोटा मोटा सफर तो बिना रिजर्वेशन के जैसे तैसे कट जाता है, पर मुंबई से नई दिल्ली तक 1385 किलोमीटर की पहाड़ जैसी इतनी लंबी और आरक्षण रहित यात्रा करना बड़ी टेढ़ी खीर है। अभिषेक के साथ रहते अर्चना को अभी दिन ही कितने हुए थे। अभी उन्हें भली भांति पहचान भी ना पाई थी। इसलिए अर्चना का बड़ा ख्याल रखते। कभी किसी कष्ट का एहसास ना होने देते। सैर तफरी में दिल खोलकर खर्च किए, किंतु रुपयों के मोहजाल में फंसी अर्चना को ये बिल्कुल भी अच्छा ना लगा। बस मन मसोस कर रह गई। पति के खर्चीले स्वभाव के विरुद्ध एक चुप हजार चुप, कुछ बोली नहीं। उसने ऐसा कुछ भी ना किया जिससे अभिषेक के दिल को कोई ठेस लगे।
जबकि वो उन्हें रोक टोक सकती थी। वो कोई गैर तो नहीं, उनकी सहगामिनी थी। वो 10-12 दिन तक जी भर मुंबई दर्शन किए। शनिवार का दिन था और दोपहर का समय। अभिषेक बोले, प्रिय चलो अब घर चलते हैं, घर की याद सता रही है, जब जी करेगा फिर आ जाएंगे। तब उनकी आंखों में आंखें डालकर अर्चना बोली, अजी याद तो हमें भी आ रही है, चलिए अब यहाँ से चलते हैं। यह सुनकर अभिषेक मुस्कुराकर बोले, अरे वाह, तुमने तो मेरे मन की कह दी। सच कहता हूँ अर्चना, तुम कितनी अच्छी हो। तब अर्चना अदा के साथ इतराते हुए बोली, अजी जनाब फिर देर किस बात की है, चलिए आज शाम को ही गाड़ी पकड़ लेते हैं। रही बात रात के खाने की तो वह गाड़ी में ही मंगा लेंगे। इसके बाद वे सामान आदि समेटे और एक होटल में जाकर खाए पिए। भोजनोपरांत सौंफ और इलायची के साथ वेटर खाने का बिल ले गया। अभिषेक की जेब घूमने फिरने में ही ढीली हो चुकी थी, पास में एक फूटी कौड़ी भी ना बची। वेटर की ओर इशारा करके अर्चना से हंसकर बोले, देवी जी अब तक का सारा खर्च मेरे नाम रहा, पर घर तक पहुंचने का व्यय अब तुम वहन करो। मेरी जेब अब जवाब दे चुकी है। यह सुनते ही अर्चना को मानो बिच्छू ने डंक मार दिया। वह अचानक बिगड़ खड़ी हुई, देखते ही देखते बड़े गुस्से और आवेश में आ गई। चेहरा क्रोध से लाल हो गया, आंखें लाल पीली करके झुंझलाकर बोली, यह आप कैसी बकवास कर रहे हैं? मर्द होकर पत्नी से खाने के पैसे मांगते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? जाइए कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। अभी तक आपको यह भी ना मालूम कि औरत गृह लक्ष्मी है, वह पाई पाई जोड़ती है। स्त्री अंट संट खर्च नहीं करती, वरना उसका नाम गृहिणी नहीं बल्कि खर्चीली होता। कमाता पति है पर उसे संभालती पत्नी ही है। वह पहले दर्जे की मितव्ययी होती है, पुरुषों की भांति अपव्ययी कदापि नहीं। पुरुष भला क्या जाने पैसों की कद्र, अनाप शनाप व्यय करते हुए जरा भी नहीं हिचकते। मामूली सी बात पर पत्नी का यथार्थ रूप देखकर अभिषेक संयम के साथ उसे समझाते हुए बोले, अर्चना किसी दूसरे को उपदेश देना संसार में सबसे सरल काम है। किताबी बातें मात्र स्कूलों के लिए होती हैं। दुनिया के व्यवहार का कानून दूसरा है। पैसों का मित्र किसी का मित्र नहीं हो सकता। रुपए पैसों के लिए अनायास हाय तौबा करने से सुख चैन में बाधा पैदा होती है। हम जो कुछ देखते हैं सदैव सच नहीं होता। ये जीवन मात्र धन है, सोचना गलत है। मानव जीवन का उद्देश्य केवल धन संचय ही नहीं होना चाहिए। पति का उपदेश अर्चना को लेस मात्र भी पसंद न आया। वह नाक भौं सिकोड़कर तमतमाते हुए बोली, बेबस और अबला जानकर आप मुझे इस भीड़ भरी बाजार में जानबूझकर बेआबरू कर रहे हैं। क्या मेरे भरोसे यहाँ सैर करने आए थे? पहले ही मालूम हो जाता तो मैं यहाँ हरगिज न आती। पर एक बात मेरी भी सुनिए मिस्टर, स्त्री को प्रेम पास में नहीं बल्कि अर्चना के पास में ही बांधा जा सकता है। आप नारी जात का सम्मान करना सीखिए, अपमान नहीं। लगता है आप पुरुष नहीं, पुरुष जाति पर एक कलंक है। अर्चना का कुतर्क सुन अभिषेक के दिल को बड़ी ठेस लगी। वो सोचने लगे, स्त्री का क्रोध मर्द की अपेक्षा अधिक घातक होता है। औरत जात जरा सी देर में ना मालूम क्या से क्या कर दे। वैसे तो मर्दों की तुलना में महिलाएं ज्यादा खर्चीली होती हैं, किंतु यहाँ तो बात ही कुछ और है। एकदम उल्टी गंगा बह रही है। मैंने ये तो सुना है कि कृपण रुपयों को गिन गिन कर रखता है, पर कोई स्त्री भी इतना कंजूस और पैसों की लोभी होती है ये जिंदगी में पहली बार ही देखा। स्त्री जाति कुछ समझे ना जाने, पैसों के सिवा इसे और कुछ ज्ञान ही नहीं। जबकि दाम्पत्य सुख के लिए पति पत्नी के स्वभाव में मेल होना चाहिए, लेकिन यहाँ सब कुछ अलग ही है। त्रिया हट के आगे बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है। फिर भी अभिषेक कुछ नरम रुख अपनाकर बोले, सुनो अर्चना, मियाँ बीबी में मैं और मेरा का विचार नहीं होना चाहिए। आपस में मतभेद होने से बसा बसाया घर उजड़ता है। तेरा मेरा का भेद भूलकर खाने के पैसे दे दो। राई का पहाड़ बनाने से कुछ हासिल ना होगा। घर चलकर हम तुम्हारा पाई पाई चुका देंगे। काफी बहस के बाद ना जाने क्या सोचकर अर्चना जैसे तैसे मानी और बड़ी कसमकस के बाद वेटर को पैसे अदा किए। तब वे मनोज बाबू से विदा लिए और सामान वगैरह लेकर स्टेशन पहुंचे। अभिषेक का हाथ खाली तो था ही। सामान्य टिकट बुकिंग खिड़की पर जाकर वो अर्चना से बोले, लाओ 450 रुपए दे दो, मैं टिकट ले लूं। अर्चना की नजर में रुपयों के सामने मान सम्मान की कोई कीमत तो थी ही नहीं। बड़े तैस में आ गई और झल्लाकर बोली, ना जाने आप कैसे मर्द हैं, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं।
स्त्री के आगे हाथ फैलाते हुए जरा भी संकोच नहीं करते। अभिषेक कहने लगे, अर्चना मेरी बात सुनो, हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। हमारे बीच धन दौलत की दीवार नहीं होनी चाहिए, तुम समझती क्यों नहीं? ये सुनते ही अर्चना मानो जल भुन गई, चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बोली, श्रीमान जी ये सतयुग नहीं कलयुग है, कलयुग। आज के जमाने में कंगाल पुरुष को कोई ललना घास भी नहीं डालती। अब स्त्रियों के लिए पति से अधिक धन का महत्व है। घर पत्नी चलाती है, पति नहीं। फिर भी अब घर वापस तो चलना ही है, इसलिए पैसे दे रही हूँ, टिकट खरीद लीजिए। उसने बेमन से पैसे निकालकर तत्काल दे दिया। साधारण श्रेणी की 2 टिकट लेकर वे नासिक मेल के स्लीपर कोच में सवार हो गए और 2 खाली बर्थ देखकर उस पर बैठ गए। गाड़ी छूटने का समय होने पर वह चल पड़ी और पलक झपकते ही तीव्र गति से दौड़ने लगी। इतने में एक छापा मार टिकट जांच दल वहां आ धमका। गाड़ी के टिकट चेकर महोदय अभी टिकटों को चेक करना शुरू भी ना किए थे कि स्क्वाड टीम ने मुसाफिरों का टिकट जांचना शुरू कर दिया। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। दोनों देखते ही देखते उसके हत्थे चढ़ गए। एक स्क्वाड मेंबर ने झटपट 500 रुपए की पर्ची काटकर उनकी मुसीबत और बढ़ा दी। अभिषेक उंगली के इशारे से बोले, श्रीमती जी चुपचाप पैसे दे दीजिए, ना नुकुर करना ठीक ना रहेगा। अर्चना उस वक्त तो कोई आनाकानी ना की और बिना किसी टाल मटोल के ही बटुए से निकालकर रुपए तो दे दिया, पर तुरंत पुनः बिफर पड़ी और तनतनाती हुई बोली, क्या आपको मालूम है कि धन कैसे जोड़ा जाता है? पैसे कमाना बड़ा सरल है, पर उसे संचित कर धन का रूप देना बड़ा ही कठिन है। बड़े आए पैसे देने वाले वो प्रोफेसर साहब को रुपयों का आर्थिक महत्व समझाने लगी। अभिषेक रुपए पैसे को ज्यादा अहमियत ना देते। वो भली भांति जानते थे कि स्वाभिमान के आगे रुपए का कोई मोल नहीं होता। वो बोले, तुम औरतों में बस यही कमी है, धन दौलत के आगे मान सम्मान की कोई कद्र नहीं करती। जरा सोचो, यदि वह चेकर किसी पुलिस वाले को बुलाकर सबके सामने मेरी कॉलर पर हाथ डलवा देता तो क्या तुम सहन कर लेती? रुपए ना देने पर वो हमें सीट से उतार कर नीचे खड़ा कर देता तो क्या होता? सच बताओ, तुम्हें कैसा एहसास होता? जरा सी देर में सफर का सारा मजा किरकिरा हो जाता ना। अर्चना कुछ समझने की कोशिश करो। अभिषेक बाबू की शिक्षाप्रद बातें सुनकर अर्चना आंखें तरेरती हुई बोली, विद्वान अवसर से लाभ उठाता है। मेरी एक बात कान खोलकर सुनिए, संपन्नता के सामने मान अपमान जैसी दकियन उसी बातों की आज कोई कीमत नहीं। क्या करना है, कभी कभी विवेक और विचार से सोच भी लीजिए। आज सरलता और शालीनता का मोल बहुत ही कम है। इतना साहस भी नहीं कि उस चिकर से 2 बात कर सके। आप ही बताइए, जब हमारे जीवन के आदर्श और रुचि विचार आपस में मेल नहीं खाते, तब केले तथा बेर की भांति विपरीत स्वभाव के हमारे जैसे पति पत्नी भला एक ही स्थान पर कैसे रह सकते हैं? दाम्पत्य जीवन की गाड़ी पटरी से उतरती दिखाई दे रही है। ये सुनते ही अभिषेक के होश ही उड़ गए। वह बड़े गमगीन हुए। उनके कलेजे में उथल पुथल होने लगी और हृदय में बर्छी सी चुभने लगी। वह गम के सागर में डूबने उतरने लगे। स्वपत्नी के आत्मविजय का लक्ष्य देखकर बोले, अर्चना मन में ऐसा विचार लाना पाप है। इतनी जल्दबाजी में यह निर्णय लेकर अच्छा नहीं कर रही हो। घर में पुरुष का मित्र स्त्री ही होती है। वह उसके प्रेम और विश्वास की धारा में बहती रहती है। कम से कम तुम ऐसी बातें तो ना करो। पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। देखो, मेरे मन में अजीब सी पीड़ा हो रही है, लेकिन सांप जितना सुंदर होता है उतना ही अधिक विषैला भी। अभिषेक के दर्द की अर्चना ने तनिक भी परवाह ना की, उल्टे तिलमिला उठी और उनके पौरुष को ललकारने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि कौशलपूर्ण बातें भी देखते ही देखते तकरार में बदल गई। अर्चना बार बार यही सोचती, अगर मैं आज राजी हो गई तो ये महाशय हमें हमेशा दबाते रहेंगे, मुझे सदैव झुकना ही पड़ेगा। आज की नारी इतनी कमजोर थोड़ी ही है कि मर्दों की अंट संट सुने और जायज नाजायज मानने के लिए विवश हो। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अर्चना अपनी बात पर ही अड़ी हुई थी। पतिदेव को झुकाने की गरज से बोली, आप भरी गाड़ी मुझे सरेआम इतना अपमानित कर रहे हैं, बात बात पर नीचे दिखाने पर तुले हैं। अगर यही बात है तो आप भी कलेजे थाम कर सुन लीजिए। मैं आप जैसे जिद्दी मर्द के पास एक पल भी नहीं रहना चाहती। सालगिरह मनाने के नाम पर यहाँ लाकर मेरा बड़ा अपमान किए, मुझे नाहक ही बहुत जलील होना पड़ा। वर्षगांठ का आप जो तोहफा दिए उसे मैं जीवन भर याद रखूंगी।
अब आपका रास्ता अलग है और मेरा अलग। अभिषेक बाबू का हर वक्तव्य उसे निंदनीय ही नजर आता। वो नागिन की तरह फुफकारते हुए अचानक बोली, मेरी तो तकदीर ही फूट गई। विधाता ने बिना सोचे विचारे ही मेरी जोड़ी आपके साथ बना दी। ये सुनकर अभिषेक तड़प उठे, मुंह से आह निकल गई। वह उसे समझाने का भरसक प्रयास करते, पर पत्नी ऐसी कि कुछ सुनने का नाम ही ना लेती। उसकी मति मारी गई, मन में गांठ पड़ गई। उसने खुली बगावत कर दी। वो कुछ सोचने समझने को तैयार ही ना थी। पति धर्म का मर्म बिना समझे ही अभिषेक नाहक ही उसे दुश्मन नजर आने लगे। तनातनी बढ़ने से उनके अनबन की पराकाष्ठा हद पार कर गई। लोगों का मेल मिलाप कराने वाली गाड़ी अब उनके लिए वियोग स्थल नजर आने लगी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वे ट्रेन को ही कोसने लगे कि न जाने कैसी मनहूस गाड़ी में आ बैठे। पूरे रास्ते उनमें खींचतान ही चलती रही। पत्नी ने पति से अलग रहने को ठान ली। गाड़ी दूसरे दिन शाम को नई दिल्ली स्टेशन पहुंच गई। गाड़ी से उतरते ही उसने अभिषेक से सारे रिश्ते तोड़ लिए और मुंह फेर कर अलग रास्ते पर बढ़ने लगी। पूछने पर वो मायके जाने की जिद पर अड़ गई। उसका अड़ियल रूख देखकर अभिषेक बोले, अर्चना, रात का समय है, चोर बदमाशों का कोई भरोसा नहीं, कब और कहां मिल जाए। नाहक ही कोई खतरा मोल लेना ठीक नहीं। इस वक्त तुम सीधे घर चलो। इतनी शीघ्रता भी किस काम की? यदि मायके की इतनी ही याद आ रही है तो मैं तुम्हें 1-2 दिन में ले चलकर वहां घुमा लाऊंगा। तब अर्चना कठोर स्वर में बोली, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरे पीछे ना पड़े तभी ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे अब आपसे छुटकारा चाहिए, यानी तलाक चाहिए, तलाक। मैंने अलग रहने का फैसला कर लिया है। मायके मैं अकेली ही जाऊंगी। रोकने की कोशिश करेंगे तो अंजाम अच्छा ना होगा। ये सुनते ही अभिषेक बाबू पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो बिल्कुल सन्न रह गए। उनकी स्थिति अचानक नाजुक हो गई। ऐसा लगता था जैसे उनकी धड़कन ही बंद हो जाएगी, मानो उनके प्राण निकल जाएंगे। अंतस्थल कांप उठा। उनके समझ में कुछ भी ना आ रहा था कि अब क्या करे और क्या ना करे। उसे समझाने बुझाने का बड़ा प्रयास किए, पर अर्चना एक ही झटके में उनसे पल्ला झाड़कर मायके की राह पकड़ ली। प्रोफेसर साहब उदास मन से ठकुआए हुए खड़े खड़े देखते रहे। बाद में काफी मान मनौवल करने पर भी फिर मायके से वापस ससुराल ना आई। सास ससुर तो दूर, माँ बाप के समझाने पर भी कोई असर ना पड़ा। कोई वश न चलता देखकर लाचार अभिषेक कोर्ट की शरण में चले गए। अर्जी देकर कानून से अर्ज किए कि उनकी अपरिपक्व पत्नी को उनके साथ रहने के लिए राजी किया जाए। बेचारी अभी अल्हड़ और नादान है। दुनियादारी का उसे अभी कोई ज्ञान नहीं। अदालत ने उन्हें एक साथ रहने का हुक्म दे दिया, परंतु अदालती फरमान से भी अर्चना का दिल तनिक भी न पसीझा। वो आगे बढ़ने को कतई तैयार न थी। कचहरी में आदर्शवादी सौहर से हारकर भी जीवन संगनी अपने पति से किसी कीमत पर हार मानने को सहमत न थी। न्यायालय में मुकदमा जीतकर भी अभिषेक बाबू अपनी पत्नी से हार गए। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। तारीख पर तारीखें पड़ती रही। नतीजा यह कि मनुहार के सभी रास्ते बंद हो गए। आखिर मामला बढ़ते बढ़ते तलाक के मोड़ तक पहुंच गया। जज साहब भी अर्चना को खूब समझाए बुझाए ताकि घर ना उजड़े। सुलह कराने का जी तोड़ यत्न किए। वो यहाँ तक कह दिए, अर्चना, पतिव्रता पत्नी का यही धर्म है कि वो पति के बिना धैर्य न रखे, क्योंकि पति वियोग की दशा में उसे तपस्विनी जैसा जीवन बिताना पड़ता है। स्त्री का बल, हिम्मत और इज्जत आबरू पति तक ही सीमित है। मियाँ बीबी में नोकझोंक चलती रहती है। झूठे आत्माभिमान की शान बघारने के चक्कर में घर उजाड़ना बुद्धिहीनता है। तब भी अर्चना टस से मस ना हुई। विवश होकर जज साहब सुनवाई की तिथि आगे बढ़ा देते। मामला ज्यादा ही उलझता हुआ देखकर एक दिन केस को खारिज भी कर दिए। फैसला सुनते ही अभिषेक और अर्चना नदी के 2 किनारों की भांति अलग होकर एकाकी जीवन बिताने के लिए मजबूर हो गए। अर्चना से बिछड़कर अभिषेक को पत्नी वियोग का बड़ा गम हुआ। गुमसुम घर परिवार से कटे कटे से रहने लगे। उसकी यादों के सहारे घुट घुट कर जीने के लिए विवश हो गए। उनका जीवन वैराग्यमय हो गया। आंखें अंदर को धंस गई। उधर अर्चना झूठे गुमान की भंवर में भटकती हुई पति वियोग की चिंता में सूख कर कांटा हो गई। वो अभिषेक से तो अलग हो गई, लेकिन उन्हें मन से ना भुला सकी। पति विहीन स्त्री संसार के सभी सुखों से वंचित हो जाती है। सोते बैठते अभिषेक की याद आकर उसे झकझोर देती।
उसके हृदय का कोना कोना सूना हो गया, उसका कांतिमय चेहरा मलिन हो गया और रह रहकर तड़प उठती। लज्जा और शील स्त्री का सबसे कीमती आभूषण है। मन कभी कहता कि अतीत को भूलकर पति के आगे नतमस्तक हो जाऊं, तो दूसरे ही पल दुविधा के दलदल में धंस जाती। वो सोचती कि एक बार पराजय मान लेने पर जीवन भर लोगों के उल्टे सीधे ताने सुनने पड़ेंगे। इस मोड़ तक पहुंचकर मैं आत्मसमर्पण नहीं कर सकती। इस प्रकार उन्हें अलग अलग रहते हुए 3 वर्ष बीत गए, पर बात नहीं बनी। अभिषेक के बाल सखा मनोज कुमार बड़े विद्वान और सज्जन थे, हंसमुख और दृढ़ निश्चय भी। एक रोज की बात है, मनोज मुंबई से नई दिल्ली तक अर्चना को जाने आने के लिए कालका मेल का रिजर्व टिकट खरीदकर कुरियर से उसके पास भेज दिए। उसमें अर्चना को अपनी शादी में आने का निमंत्रण और कुछ इस तरह लिखे, भाभी जी, आपको मालूम ही है कि माँ का साया मेरे सिर से बचपन में ही उठ गया था। आप मेरी माँ समान हैं। यहाँ आकर 2-4 दिन संभाले तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। आशा है कि आप मेरा दिल ना तोड़ेंगी। दूसरी ओर वो अभिषेक से टेलीफोन पर बोले, भैया, मैं आपकी विवशता और मानसिक पीड़ा से भली भांति वाकिफ हूँ, किंतु आप विवाह में ना आएंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। ये सुनकर अभिषेक चुपचाप हामी भर दिए। वह बोले, अरे पगले, दिल इतना छोटा क्यों करता है? मैं कालका मेल से 1 दिन पहले ही आ जाऊंगा। अब तू खुश है ना? उधर पत्र पढ़कर काफी उधेड़बुन के बाद अर्चना ने भी निर्णय किया कि मैं मुंबई अवश्य जाऊंगी। अब इसे कुदरत का करिश्मा कहें या कुछ और, मुंबई जाने के लिए कालका मेल के लिए जिस कोच में अर्चना को निचली सीट मिली थी, उसी डिब्बे में उसके ऊपर अभिषेक को भी ऊपरी बर्थ मिली। जिस दिन अर्चना को वहां जाना था, अभिषेक को भी उसी तिथि पर रिजर्वेशन मिला। नियत तिथि पर वो स्टेशन पहुंचे और अपनी बर्थ पर जाकर शांत भाव से लेट गए। गाड़ी चलने ही वाली थी, तब तक अर्चना भी आकर अपनी सीट पर उदास मन से बैठ गई। सामने की बर्थ पर 2-3 मनचले जवान लड़के गपशप कर रहे थे। गाड़ी पूरे दिन चलती रही, फिर रात हो गई। लोग खा पीकर सो गए, अर्चना भी सो गई। वो अकेली तो थी ही। उसे असहाय पाकर वे छोकरे आपस में ऊट पटांग और बड़ा फूहड़ मजाक करने लगे। अशिष्टता पूर्ण उनका शोरगुल सुनकर अर्चना की नींद में खलल पड़ गई। कुछ वक्त चुप रही, लेकिन अभद्रता बढ़ती देखकर भूखी शेरनी की बात धारते हुए बोली, जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा होता है। चुपचाप रहो, वरना अभी पुलिस के हवाले कर दूंगी। मुझे ऐसी वैसी ना समझना। तब तक आओ देखे न ताओ। अकेली स्त्री के साथ छेड़खानी करते देख अभिषेक बाबू झटपट बर्थ से नीचे कूद पड़े और बाज की तरह झपट कर एक लड़के की गर्दन पकड़कर बोले, इस बेचारी को अकेली और असहाय समझकर तुम लोगों को बड़ी हंसी सूझ रही है। इतना मारूंगा कि अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अभी सारी मजनूगिरी भूल जाओगे। उन्हें देखते ही अर्चना एक अजीब सी अंतर्वेदना से तड़प उठी। सारी निष्ठुरता देखते ही देखते न जाने कहां छूम अंतर हो गई। अंत स्थल कमजोर पड़ने लगा। वो अंदर से हिल गई। अभिषेक की आंखों में आंखें डालकर मार्मिक भाव से सकुचाते हुए बोली, स्वामी, आप वास्तव में कितने आदर्शवादी और नेक हैं। इन बदतमीजों को जाने दीजिए। आज मुझे एक बड़ा अनोखा ज्ञान मिला कि पुरुष का स्त्री के पास रहना सबसे बड़ी प्रसन्नता और सुख क्यों है। मैं झूठे गुरूर में आपसे दूर रहकर भीतर से टूट चुकी हूँ। आपके सहारे की कितनी जरूरत है, इसे मैं भली भांति समझ गई। बिना पुरुष के स्त्री सच में अधूरी और असुरक्षित है। अभिषेक शांत चुप पड़े रहे, कुछ बोले नहीं। दिमाग पर कुछ जोर डालने पर याद आया कि अरे, आज तो 1 मई हमारी शादी की वर्षगांठ है। अर्चना उनका हाथ पकड़कर बोली, कितनी विचित्र बात है। विधि का विधान देखिए, आज वही दिन है जब हम दोनों एक हुए थे और उसके बाद इसी दिन एक दूसरे से अलग भी हुए। कमाल की बात तो यह है कि हम जिस गाड़ी में लड़ झगड़ कर अलग हुए थे, वो भी यही कालका मेल है। एक दिन वो था कि हम इसे कोस रहे थे, वही एक दिन आज का है कि इसे शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक नायाब स्वर्ग जैसा सुंदर मिलन स्थल है। जो भूलकर सपने में भी कभी मिलने को तैयार ना थे, उन्हें अचानक मिलाकर इसने बड़ा उपकार किया। जब इसे भी हमारा अलग अलग रहना पसंद नहीं तो हम ही क्यों ऐसे रहें। सारे सिकवे गिले भुलाकर चलिए हम फिर से एक हो जाएं। हमें माफ कर दीजिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आज सालगिरह का एक ऐसा उपहार दीजिए जो जीवन भर याद रहे।
हमें दोबारा अपना लीजिए, मैं और अब कष्ट नहीं भोगना चाहती। अर्चना का बदला हुआ रूप देखकर अभिषेक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही अर्चना है। आज अचानक इतना बदल कैसे गई, ये सोचते हुए फौरन उसके मुंह पर हाथ रखकर कहने लगे, अरे पगली, भूल का एहसास हो जाए तो क्षमा मांगने की जरूरत नहीं। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। देर से ही सही, चलो तुम्हें कुछ समझ तो आई। तुम्हारा झूठा घमंड आपस में सामंजस्य बिठाने में आड़े आ रहा था। ये सुन अर्चना उछल पड़ी, आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े, आंखें गीली हो गई। अपने किए पर उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, मन में बड़ी आत्मग्लानि हुई, हृदय कचोट उठा। कुछ कहने के लिए अब उसके पास कोई शब्द ही ना बचा। शून्य भाव से उनके चेहरे को टुकुर टुकुर देखने लगी, मानो उनसे कह रही हो कि क्या सोच रहे हैं, दिल की मालकिन को एक बार फिर अपना लीजिए। बातचीत करते करते सवेरा हो गया, गाड़ी मुंबई पहुंच गई। गाड़ी से उतर कर अभिषेक बोले, अर्चना सच बताऊं, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम मिल गई तो मुझे और कुछ भी ना चाहिए, लेकिन यह तो बताओ कि तुम जा कहाँ रही हो। अर्चना बोली, मनोज के विवाह में 2-4 रोज उनका घर संभालने। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? अभिषेक बोले, जहाँ तुम जा रही हो वहीं तुम्हारी साया बनकर मैं भी जा रहा हूँ। अर्चना, हमें साथ साथ देकर मनोज खुश होकर झूम उठेंगे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहेगा। हमारा यह अटूट बंधन जन्म भर का है, तुमने इसे तोड़ने में कोई कसर ना छोड़ी। पर इस गाड़ी ने तो आज वाकई कमाल कर दिया। रही बात उपहार की तो वो तुम्हें बिना मांगे ही दे दिया, इसे सहेज कर रखना, खोना देना। तब अर्चना विनीत भाव से बोली, और यह बहुमूल्य उपहार पाकर मैं धन्य हो गई, जीवन सफल हो गया। इससे बढ़कर क्या प्रसन्नता होगी कि आज हम साथ साथ हैं। जब वे मनोज के घर पहुंचे तो उन्हें एक साथ देखकर वो फूले न समाये। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। वो अभिषेक को हृदय से लगाकर बोले, भैया, मैं जो देख रहा हूँ हकीकत है या कोई सपना? हमें तो विश्वास ही ना हो रहा है कि आप दोनों एक साथ सामने खड़े हैं। मुझे भी तो बताइए कि यह सब कैसे संभव हुआ। तब अभिषेक बोले, क्या बताएं मनोज, ये एक बड़ी विचित्र घटना है। अब देखो ना, अलग अलग आरक्षण कराने पर भी हम दोनों की सीटें एक ही जगह मिली। रात को अकेली औरत समझकर कुछ लफंगे इन मेम साहिबा के गले पड़ने लगे। आ बैल मुझे मार, वे इनके साथ छेड़खानी करने लगे। मैं यह सहन ना कर सका, उनसे लड़ने मरने को उतारू हो गया। जी में आया कि उनका गला ही घोड़ दूं, परंतु जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। इतना कहकर उन्होंने उन्हें सारी कहानी सुना दी। मनोज बाबू सुनकर दंग रह गए, दांतों तले उंगली दबा लिए। तब अभिषेक बाबू हंसकर बोले, मनोज, वक्त वक्त की बात है। बात बनने पर जब आई तो सारी परिस्थितियां बदलती चली गई, सब कुछ हमारे अनुकूल होता चला गया। इतने दिन हमें इसी तरह रहना हमारे भाग्य में लिखा था। तकदीर ने करवट लिया तो बिना मांगे ही मन की मुराद पूरी हो गई। समय के करवट लेते ही पति पत्नी की खोई हुई खुशियां पुनः वापस आ गई। चिड़िया बगीचे में फिर चहकने लगी। तब वे उस ट्रेन को धन्यवाद देते हुए मनोज कुमार के विवाह के कामकाज में व्यस्त हो गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।